हम द रेन पोइम की एक्सरसाइज करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। हु वाज ड्रिंकिंग रेन? द लीव्स वर ड्रिंकिंग रेन। व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट? ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स। गिरने पानी के कतरों के पत्तों पर गिरने की आवाज़ जो थी वो क्या पैदा कर रही थी? म्यूज़िक पैदा कर रही थी या नॉइज़ पैदा कर रही थी। When did the sun come out? When the rain would stop. The round drops are brightened by sunshine. Mark the statement true or false. The poet hears leaves drinking rain. ट्रू है। The rain drops make the leaves rich. ये भी ट्रू है। The green leaves drinking water create a noise. फॉल्स है। द ड्रॉप्स falling on the leaves create a noise. The sunshine darkens the round drops of rain. False. The sunshine after the rain makes the scene lovely. True. Add 2 more rhyming words in each line. मज़ीद 2 rhyming words दें। लीव के राइमिंग वर्ड्स आपने देखने हैं, तो लीव के राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे? स्लीव, हीव, उसके बाद है जी ड्रॉप, स्टॉप, फ्लॉप, रेन, ट्रेन, स्लेन, ये इनके राइमिंग वर्ड्स होंगे। इसके बाद है राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। पोइम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन से मुराद है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बयान की हैं। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन यही है कि जो आपको मैंने ट्रांसलेशन दी है, स्टैंजा की जो एक्सप्लेनेशन दी है, उसमें से आप खुद क्रिटिकल एप्रिसिएशन बना लेंगे कि इसमें जो है वो असल में राइटर कहना क्या चाहता है। हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड? हम किसी भी रेनी डे को किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप खुद अपने अल्फाज में खुद भी लिख सकते हैं भी किस तरह से हमें रेनी डे एंजॉय करना चाहिए। हम किस तरह से जो है रेनी डे जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। वी शुड एंजॉय द फॉलिंग रेन, द सन शाइन्स ब्राइटली आफ्टर द रेन एंड द होल एटमॉस्फेयर इज washed and becomes clear, and we should enjoy this rainy day. इसमें कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं कि हम जो है वो किस तरीके से अपना भी लिख सकते हैं कि हम किस तरीके से रेनी डे को एंजॉय कर सकते हैं। बाय रीडिंग अ बुक, बाय मेकिंग सम स्नैक्स, बाय मेकिंग टी, बाय मेकिंग सम डिफरेंट थिंग्स एंड सीइंग एंड लिसनिंग द सीइंग द ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन थिंग्स एंड लिसनिंग द म्यूजिक ऑफ दैट रेन फॉलिंग। तो ये भी आप इस तरह से अपने अल्फाज में बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। ये भी मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन जो है वो लास्ट लेक्चर में आपको दे दी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पोइम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ पढ़ेंगे, जो कि A.E. हाउसमैन की लिखी हुई है। इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज, ट्रीज में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत द चेरी नाउ, जो कि अब क्या हैं? चेरी के दरख्त हैं। चेरी के दरख्त जो कि अब दरख्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बो। सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है? इज़ हंग विद ब्लूम, क्योंकि अलोंग द बो, क्योंकि उसकी पूरी शाख पर, अलोंग का मतलब है साथ साथ, अलोंग द बो पूरी शाख पर, इज़ हंग विद ब्लूम, उसके पूरी शाख पर छोटी छोटी कोंपलें उगी हुई हैं, छोटे छोटे फूल, यानी कि बहार का मौसम है और नए कोंपलों के साथ बर्ड्स कह लें, और जो फूल हैं वो भी हैं, तो कोंपलों के साथ जो है वो फूल उगे हुए हैं। इस हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, और पूरी शाख जो है, हंग का मतलब होता है लटके हुए होना। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या मुराद है कि पूरी डालियाँ जो हैं वो फूलों से, ब्लूम कहते हैं खिलने को, खिलता क्या चीज़ है? फूल ही खिलता है, या फिर जो ब्लूम जो छोटी छोटी शाखें निकल रही होती है और साथ साथ फूल निकल रहे होते हैं, उसको कहते हैं। इस हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, और पूरी शाखों की डालियों पर या सारी इस तरह की पूरी डालियों पर छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, एंड स्टैंड्स, और ये दरख्त जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? अबाउट द वुडलैंड राइट, वुडलैंड कहते हैं वुड्स को, जंगल की तरफ,
जंगल जंगल को, वुडलैंड राइट्स, वुड का मतलब जंगल, वुडलैंड जंगल की ज़मीन, वुडलैंड राइट्स यानी कि जंगल की ज़मीन, ये पूरा जंगल जो है, वुड्स जो है उसकी तरफ जो है, राइड का मतलब है, राइड का मतलब वैसे होता है घुड़सवारी करना, लेकिन यहाँ से क्या मुराद है, यहाँ पे वो पाथ है जिस पर हम घुड़सवारी करके जा सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि किसी जंगल में अगर आप जाएं या किसी भी देहाती इलाके में जाएं तो वहाँ पे चलने के लिए कुछ पाथ्स बने हुए होते हैं, होते तो कच्चे ही हैं लेकिन वो पता चल जाता है कि ये यहाँ से जाने का रास्ता है। तो वो कहता है कि ये जो दरख्त है, चेरी का दरख्त है, जो कि आप फूलों से लदा हुआ है, जिसकी डालियाँ, सारी डालियाँ फूलों से लदी हुई हैं, वो जंगल के रास्ते के पर खड़ा है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और यूँ लगता है कि जैसे उसने सफ़ेद रंग के लिबास पहना हुआ है, यानी कि उसके ऊपर फूल जो हैं वो सफ़ेद रंग के हैं, तो उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है। फॉर ईस्टर टाइड, ईस्टर के मौके के लिए, टाइड वैसे लहर को कहते हैं लेकिन यहाँ पे मुराद क्या है, एज, एरा, टाइम, स्पेसिफिक टाइम, यानी कि ईस्टर, ईस्टर क्या होती है, ये ईसाइयों की जो ईद होती है उनको, उसको ईस्टर कहा जाता है। तो जैसे हमारी छोटी ईद होती है रमज़ान के बाद, ये रोज़े रखने के बाद हमारी जो ईद उल फितर होती है, इसी तरह इनके रोज़े रखने के बाद ईस्टर जो है वो ईद होती है क्रिश्चियंस की। तो कहते हैं कि यूँ लगता है कि जिसने उसने सफ़ेद रंग के ड्रेस पहने हुए हैं और किसका मौका है, ईस्टर का मौका है, ईद का मौका है। नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, अब मेरे 3 स्कोर कहते हैं 20 साल के अरसे को, स्कोर कहते हैं 20 साल के अरसे को, और 3 का मतलब हुआ 3 × 20 यानी कि 60 ईयर्स, एंड 10 अब मेरे 70 साल ज़िंदगी में से 3 स्कोर ईयर्स, 3 ज़रब 20 यानी कि 60 साल, एंड 10 और 10 साल यानी कि 70 साल। यानी कि अगर मैंने टोटली 70 साल जीना है तो उस 70 साल ज़िंदगी में से 20 विल नॉट कम अगेन, क्योंकि ये 20, ये 20 साल जो कि मैं गुजार चुका हूँ, यानी कि वो 20 साल का पर्सन है और वो कह रहा है कि अगर मेरी टोटल उम्र 70 साल होगी तो उसमें से मैं 20 साल जो है गुजार चुका हूँ और वो 20 साल मेरे कभी भी दोबारा नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और अगर हम 70 स्प्रिंग्स में से, यानी कि 70 बहारें जो मैंने देखनी है, उसमें से अगर एक 20 साल का अरसा हम निकाल दें, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास अब 50 साल बाकी हैं कि मैं मैक्सिमम जो है वो 50 साल ज़िंदा रहूँगा। अगर मैक्सिमम उम्र मेरी 70 साल है, 20 साल मैं गुजार चुका हूँ, तो अब मैं मज़ीद 50 साल गुजरूँगा इसमें से। एंड सीम्स टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और मेरे पास जो है वो क्या है, 50 साल, क्योंकि इन खूबसूरती को, इस तरह की खूबसूरती को और इस तरह नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए सिर्फ 50 साल बाकी बचे हैं। एंड सीम्स टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चीज़ों को इस तरह से खिलते हुए देखना, यानी कि बाहर को देखना। 50 स्प्रिंग्स आर लिटल रूम, 50 स्प्रिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लिटिल रूम बहुत ज़्यादा कम अरसा है, यानी कि इस दुनिया में कहना वो चाहता है कि दुनिया में जितनी खूबसूरती फैली हुई है, उस खूबसूरती को मुकम्मल तौर पे देखने के लिए 50 साल का अरसा बहुत ही कम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, और इसी जंगल में मैं जो हूँ जाऊँगा। टू सी द चेरी हंग विथ स्नो, टू सी द चेरी को, दरख्त को देखने के लिए, हंग विथ स्नो, और जब वो मैं उसको देखूंगा तो उसके ऊपर जो सफ़ेद फूल होंगे मुझे यूँ लगा हुआ होगा, लगेगा जैसे कि उसके ऊपर बर्फ़बारी हुई है। तो मैं जो हूँ वो कहता है कि मैं जो हूँ इस चेरी के दरख्त को, जो कि जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते के साथ खड़ा है, और जिसके ऊपर जो है वो फूल ही फूल हैं, और यूँ लगता है कि जैसे उसने जो है कोई वाइट ड्रेस पहना हुआ है ईस्टर के मौके के लिए, ईस्टर की ईद के लिए। और मेरे पास जो है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अब बहुत ही कम अरसा रह गया है, 50 साल अगर रह गए हैं तो ये बहुत ही कम अरसा है इस तमाम खूबसूरती को, दुनिया में फैली हुई तमाम खूबसूरती को देखने के लिए। और मैं जो हूँ देखता हूँ कि, और मुझे यूँ जब मैं स्टेरी को दरख्त को देखता हूँ तो यूँ लगता है कि जैसे इसके ऊपर बर्फ़ के गोले लटके हुए हैं। जी, अब हम पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं। A.E. हाउसमैन 1859 to 1936 studied at Oxford and published learned articles on classical authors. He spent his life teaching and editing the works of a minor Roman poet. उसने जो है वो एक माइनर से रोमन पोइट की टीचिंग्स को जो है वो एडिट करने में और उसको टीच करने में अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो गुजार दी। He also wrote scholarly reviews, और उसने scholarly reviews भी लिखे। His poems are in 3 separate volumes.
रिटन बिटवीन 1895 एंड 1905। और उसकी पोइम जो है, उसकी पोइट्री जो है वो 3 वॉल्यूम्स में, जो कि 1895 के और 1905 के दरमियान लिखे गए थे। इस पोइम्स एक्सप्रेस सिंपल यूनिवर्सल इमोशंस, लव ऑफ नेचर, नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, द पैथोस ऑफ मैन्स ब्रीफ एग्जिस्टेंस। हाँ जी, उसकी पोइम जो है वो क्या एक्सप्रेस करती हैं, क्या बयान करती हैं? सिंपल यूनिवर्सल इमोशंस, सिंपल सादा यूनिवर्सल आफाकी इमोशंस, पैशंस को, जज्बात को, लव ऑफ नेचर और हाँ, और उसकी जो मोहब्बत है नेचर के लिए उसको शो करते हैं। नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, और जो वक्त गुजर चुका है उसके लिए एक तरह से वो क्या करता है, वो नॉस्टैल्जिया फील करता है, एक ऐसी फीलिंग, दुख गम सा फील करता है। जैसे इस पोइम में भी उसने कहा कि मैंने अपने 20 साल तो मैंने गुजार दिए हैं, अब वो तो मेरे दोबारा नहीं आने। द पैथोस ऑफ मैन्स ब्रीफ एग्जिस्टेंस, और उसमें जो है ये गम या ये एक फ़िलासफ़ी ये भी पाई जाती है कि इंसान की इस दुनिया में बहुत ही, ब्रीफ कहते हैं शॉर्ट को, और एग्जिस्टेंस कहते हैं मौजूदगी को, बहुत ही कम वक्त के लिए मौजूदगी होती है। इन सेंस एंड नैरेटिव्स दैट आर ईजी टू अंडरस्टैंड, वो जो है अपनी सेंस और नैरेटिव इस तरह देता है जो कि मुकम्मल तौर पे समझने के लिए बहुत ईजी हैं। His style is derived from the old ballads and from classical poetry. टुगेदर विद हिज पेसिमिज्म एंड आयरनी, उसमें पेसिमिज्म भी पाया जाता है और आयरनी भी पाई जाती है। अब यहाँ पे देखें, हंग विद स्नो जो है वो क्या है, ये आयरॉनिकल है, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्री जो है वो किससे भरा हुआ है, फूलों से भरा हुआ है, और उसे जो है वो कहता है कि इसी तरह हर स्प्रिंग में मैं जो हूँ देखने जाऊँगा कि किस तरह से चेरी की ट्रीज जो हैं वो स्नो से भर जाते हैं, वो फूलों को स्नो कह रहा है। His style is derived from the old ballads and from classical poetry. उसके स्टाइल जो है वो पुरानी बैलेड्स और क्लासिकल पोइट्री से डिराइव किया गया है, निकाला गया है, यानी कि उसका स्टाइल जो है वो ओल्ड पोइट्री से के तरह है। Together with his pessimism and irony, which can be savage, the formal qualities of his style keep his intense emotion from seeming sentimental. वो जो है उसकी जो फॉर्मल क्वालिटीज़ हैं, उसके जो इंटेंस इमोशन, अब यहाँ पे वो बड़े दुख और गम के साथ कह रहा है कि मैं तो 20 साल तो मेरे गुजर गए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल जीऊँगा, तो मेरे पास तो सिर्फ 50 साल रह गए हैं। हालांकि 50 साल कितना लंबा अरसा है, पूरी ज़िंदगी इंसान की गुजरते गुजरते कितना टाइम लगता है, लेकिन उसे वो जो है वो एक इंटेंस इमोशन के साथ ये बात कर रहा है। इंटेंस कहते हैं शदीद, इमोशन जज्बात, बहुत ही गहरे जज्बात के साथ ये बात कर रहा है कि इतनी थोड़ी सी ज़िंदगी में मैं दुनिया में क्या देख सकूँगा, फ्रॉम सीमिंग सेंटिमेंटल, और वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा होता है। थीम क्या है? द ब्यूटी ऑफ नेचर, सबसे पहला थीम तो इसका ब्यूटी ऑफ नेचर है। स्पेशली ऑफ चेरी इज़ कैप्टिवेटिंग, खासतौर पे जो चेरी की खूबसूरती को उसने बयान किया है वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग, हमें जकड़ने वाली है, हमें पकड़ने वाली है। बट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू रेलिश इट, लेकिन ये ज़िंदगी जो है इसको, रेलिश का मतलब है इंजॉय करना, लाइफ जो है इसको एंजॉय करने के लिए बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है। इवन 50 years आर नॉट एनफ टाइम टू एंजॉय इट फुली, यहाँ तक कि जो 50 साल हैं, जो उसके आने वाले 50 साल हैं, अब उसको पता नहीं है कि उसने 40 साल जीना है, 50 साल जीना है, 60 साल जीना है, 70 साल जीना है, लेकिन उसने एक एस्टिमेट लगा लिया कि एक जो है वो बाइबल कहती है कि एवरेज एज जो है वो लोगों की 70 साल होगी, तो मैं भी 70 साल ही जीऊँगा, और 20 साल मैं अपनी गुजार चुका हूँ, तो 50 साल जो है वो मेरे अभी रहते हैं। तो वो जो कहता है कि मेरे पास जो 50 years हैं वो इस खूबसूरती को जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है उसको एंजॉय करने के लिए काफ़ी नहीं है। द पोइट सेज दैट वन शुड नॉट मिस एनी चांस ऑफ एंजॉइंग द ब्लूम ऑफ द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, द चेरी, और वो ये भी कहता है कि हमें जो है वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए, हमें जंगल की तरफ, नेचर की तरफ जाना चाहिए, उसकी तरफ, उस पर तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से जो लवलीस्ट ऑफ ट्रीज जो चेरी हैं वो ब्लूम करते हैं, किस तरह से उन पर फूल लगते हैं। इन द वुड्स इन ऑल सीजन्स, वुड्स में तमाम सीजन्स में। हाँ जी, पैराफ्रेज क्या है कि इसी पोइम को उन्होंने किसकी सूरत में लिख दिया है, इसी पोइम को उन्होंने नसर की सूरत में, वो पोइट्री है तो ये नसर की सूरत में लिख दिया है। यूँ कह लें एनालिटिकल है, या इसका जो है समरी जिसे हम कह दें, तो ये इस पैराफ्रेज जो है इसकी समरी है। चेरी विच इज़ द लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज इज़ नाउ इन फुल ब्लूम एंड इट्स ब्रांचेज आर बेंडिंग डाउन लोडेड विद फ्लावर्स। चेरी जो कि अब इस वक्त
दरख्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दरख्त है वो अब अपने पूरे जोबन पर है, इन इट्स फुल ब्लूम, पूरे जोबन पर है। एंड इस ब्रांचेज आर बेंडिंग डाउन, और इसकी ब्रांचेज जो है, इसकी शाखें जो हैं वो उन पे इतने ज़्यादा फूल हैं, वो इतने ज़्यादा फूलों से लदी हुई हैं कि वो नीचे बेंड डाउन कर रही हैं, वो नीचे झुक रही हैं। इट स्टैंड्स अलोंग द पाथ इन द वुड्स, ये उस जंगल में जाने वाले रास्ते के साथ खड़ा हुआ है। एंड इज़ ऑल कवर्ड इन स्नो, और अब ये मुकम्मल तौर पे स्नो से भरा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पोएट एक्सप्रेशन, द चेरी स्टैंड्स इन अ वाइट ड्रेस इन प्रिपरेशन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर। अकॉर्डिंग टू द पोइट्स एक्सप्रेशन, और पोइट के एक्सप्रेशन के मुताबिक, पोइट के एक्सप्रेशन कहते हैं किसी चीज़ को बयान करने का अंदाज़, पोइट के बयान करने के अंदाज के मुताबिक जो है, चेरी स्टैंड इन अ वाइट ड्रेस, चेरी जो है वो किस में, एक वाइट ड्रेस में खड़ा हुआ है, जिसको वो ईस्टर, जिसको वो स्नो भी कह रहा है, इन प्रिपरेशन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर, क्योंकि वो ईस्टर की सेलिब्रेशन में, ईस्टर की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ है, उसके लिए खुशियाँ मनाने के लिए उसकी तैयारी कर रहा है। द पोइट सेज दैट आउट ऑफ द 70 years ऑफ हिज लाइफ द अर्ली 20 years ऑफ एज विल नेवर कम अगेन। वो कहता है कि उसके 70 साल ज़िंदगी में से 20 साल मज़ीद अब उसकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो 20 साल वो गुजार चुका है, अब उसकी उम्र 20 साल है। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑफ 50 years, और जो उसकी बाकिया ज़िंदगी 50 साल बाकिया ज़िंदगी है, ही क्लेम्स टू हैव इंजॉयड द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लॉसम, और वो कहता है कि वो भी अब जिस तरह इंजॉय कर रहा है, इस तरह वो अपने 50 सालों में भी चेरी ब्लॉसम को, चेरी के ब्लॉसम को, चेरी के जो फूलों पे, चेरी के दरख्त पर जो फूलों का खिलना है, उसको इंजॉय करेगा। सिंस 50 years आर नॉट लॉन्ग एनफ टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग, अगरचा 50 साल जो हैं, जो हमारी स्प्रिंग की ब्यूटी होती है, जो बाहर की खूबसूरतियाँ होती हैं, उसको इंजॉय करने के लिए काफ़ी नहीं है। कलर्ड एंड फ्लेवर्ड बाय द ग्लोरी ऑफ चेरी, वो स्प्रिंग जो कि जो रंग, जिसकी जो चेरी के दरख्त की वजह से जिसमें रंग भरा हुआ होता है। एंड फ्लेवर्ड बाय द ग्लोरी, ग्लोरी कहते हैं शान व शौकत को, जो चेरी के दरख्त की शान व शौकत की वजह से स्प्रिंग सीज़न बहुत ज़्यादा शानदार बना हुआ होता है, उसको इंजॉय करने के लिए 50 साल जो है वो ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है। द पोइट विल अवेल एवरी चांस टू गो टू द वुडलैंड टू सी द एग्जॉटिक ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, और वो हम पोइट जो है विल अवेल, हमेशा जो है वो क्या करेगा, अवेल का मतलब है चांस को जो है वो अवेल करना, उसको उससे फ़ायदा उठाना, वो उससे फ़ायदा उठाएगा एवरी चांस, यानी कि जब भी उसे चांस मिलेगा, जब उसे मौका मिलेगा, टू गो टू द वुडलैंड, कि वो वुडलैंड में या वुड्स में या जंगल में जाए, टू सी द एग्जॉटिक ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, और चेरी ट्री की जो बहुत ही ज़्यादा शानदार किस्म की, बहुत ही हाई फाई किस्म की जो खूबसूरती है उसको देखे। हुज फ्लावरी बोज आर हैंगिंग डाउन विद स्नो, जिसकी फूलों से लदी हुई शाखें जो हैं वो बर्फ़ की तरह, बर्फ़ से भरी हुई होती हैं। हंग विद ब्लूम लोडेड विद फ्लावर्स, किससे भरी हुई, फ्लावर्स से भरी हुई। ईस्टर एनिवर्सरी ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट संडे after a full moon on or after 21st March. 70 years and 10. 3 sets of 20 and 10 are equal to 70 years. Little room, short life. Choose the correct answer. Cherry is the loveliest in Spain. Easter is a festival of Christians. Cherry is dressed in white. 3 scores and 10 are 70 years. How many years of poet's life would not come again? 20. Cherry glorifies life, mind and thought, the city, the environment, mind and thought. Make the statement true or false. Cherry is a flower and not a fruit. Cherry is neither a flower nor a fruit. Cherry is a tree. False. Cherry is the loveliest in the autumn. False. The color of the flower of cherry is blue. False. 70 years are sufficient to cherish the beauty of cherry tree. False. ठीक भी हो सकता है क्योंकि उसने 50 years का कहा है। लेकिन उसने तो ये कहा है कि चेरी 70 ईयर के हमारी जितनी भी लाइफ है हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स।
The cherry blossoms in winter, false. Cherry stands about the woodland bride, true. Cherry adds to the glory of Easter, true. To see the cherry hung with snow is not worth seeing, false. The cherry runs woodland, a haunted land. Cherry is a feast for eyes, true, true. Number 9 is the cherry turns woodland a haunted land, false. Add two more rhyming words in each line. Cherry, berry, fiery. इसके बाद है जी हंग. हंग का जी क्या होगा? राइमिंग वर्ड जो है वो कौन से होंगे? स्प्रिंग्स, हंग, रंग, रिंग से रंग, रिंग रैंग रंग, एंड स्टिंग से स्टंग. Rhyming words of springs: springs, swings, sting, stings. ये rhyming words होंगे. Explain the first stanza with reference to the context. ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे. Stanzas के जो explanation है. What time of the year is mentioned in the first stanza? फर्स्ट स्टैंजा में कौन सा ईयर जो है वो मेंशन किया गया है? रीड द सेकंड स्टैंजा केयरफुली एंड राइट हाउ ओल्ड इज द पोइट. अपने स्टैंजा को, सेकंड स्टैंजा को केयरफुली पढ़ना है और बताना है कि पोइट जो है वो कितनी उसकी उम्र है. हाँ जी, कितनी उम्र है? 20 ईयर्स. कौन सा टाइम है ईयर का? स्प्रिंग टाइम है. वट इज़ द पोइट ट्राइंग टू से इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम. पोइम के लास्ट स्टैंजा में राइटर क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि मैं जो हूँ, मेरी लाइफ कितनी है. मैं तो ये चाहूँगा कि मैं अपनी पूरी लाइफ जो है यहाँ इस ब्यूटी ऑफ नेचर को जो है वो इन्जॉय कर सकूं, लेकिन पता नहीं मैं जो हूँ वो कितना इसको एंजॉय कर सकूँगा. कितना, मेरी कोशिश ये होगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कितना किस तरीके से जो है वो इसको एंजॉय करूँगा. और मैं इसको जितना भी एंजॉय कर लूँ वो टाइम जो है वो मेरे लिए बहुत कम होगा. इसके इंशाल्लाह हम जो है वो एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन इंशाल्लाह कल देखेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इस पोइम को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें. अल्लाह.